गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश.com के एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को केवल सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सेशन के अंत में हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं करंट मार्केट्स के बारे में। आज रिसेंटली मार्केट में हमें काफी करेक्शंस देखने को मिली। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए वी हैव इनवाइटेड मिस्टर के.आर. हरिहरन, सेगमेंट हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम एक्सिस म्यूचुअल फंड, कनेक्टेड विद अस। सो हरिहरन जी एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हैं और इस इंडस्ट्री में 19 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस रखते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड से पहले वे निप्पॉन म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं। तो अब मैं हरिहरन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो टॉपिक है, हम इसको इसेंशियली दो चीजों को हमने क्लब किया हुआ है। पहला तो मार्केट आउटलुक और साथ ही साथ हमारा एक एनएफओ है जो एक्सिस मल्टी कैप फंड के नाम से है। तो मैंने जो मार्केट आउटलुक वाला टॉपिक है उसको अलग से मार्केट आउटलुक करके नहीं रखा है। इसेंशियली मैंने इसी टॉपिक के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाजार काफी ऊपर है और पिछले कुछ दिनों से काफी वोलेटाइल भी है, फ्लक्चुएट भी हो रहा है। तो काफी समय ये सवाल आता है इन्वेस्टर्स से कि इस बाजार में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो अगले 3-6 महीने या एक साल के हिसाब से नहीं बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि इक्विटी एक लंबे समय के लिए निवेश किया जाना है और उसी पर्पज से जो मेरी डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो अगले 5 सालों में या 10 सालों में भारत में क्या हो सकता है उस पर आधारित है। तो इकोनॉमी को लेकर हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे आपके समझ के लिए। इसी में से कुछ पॉइंट्स आप आपके इन्वेस्टर्स के साथ जब डिस्कस करेंगे तो आप जरूर इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राचीन काल में ले जाना चाहता हूं और उस वक्त भारत को, इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसा बोला जाता था। अब सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था इसको समझ लेते हैं पहले। जो इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर थी, काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसे काफी चीज हम यहाँ से बाहर बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और जो ग्लोबल व्यापार था, ट्रेड था, उसमें लगभग 24% का हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक ही कंट्री का आप समझ लो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल व्यापार में। आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया में काफी बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे लोग बाहर से आकर यहाँ पे शिक्षा लेके जाते थे। तो इसलिए इंडिया को विश्व गुरु भी माना जाता था। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो ग्राफ है, जो चंदन कलर है वो इंडिया का है। ये बेसिकली ग्राफ ये बताता है कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी या वर्ल्ड जीडीपी में, एक जमाने में लगभग 40% का हमारा कंट्रीब्यूशन था। बट समय के साथ ये आप देखोगे कि घटता गया, कम होता गया। जब ब्रिटिश हमको यहां से छोड़ गए उस वक्त हमारा जो कंट्रीब्यूशन था टू ग्लोबल जीडीपी सिर्फ 6 से 7% था। ठीक है, तो ये तो पुरानी कहानी हो गई कि हम क्या थे। आज इंडिया की अगर आप स्थिति देखोगे जीडीपी के हिसाब से तो हम दुनिया के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 6 पे हमारी पोजीशन है। और इकोनॉमी की जो साइज है, जो जीडीपी का नंबर है, वो लगभग $2.8 ट्रिलियन के आसपास है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले अगले कुछ 3-4 महीनों में ही हम ये लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास चले जाएंगे। अब जो आगे की कहानी है, अगले 5 साल 10 साल की कहानी है, हमारे हिसाब से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। अब क्यों बन सकता है इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो इंडिया है, भारत है, वो बदल रहा है
और जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं वो एक या दो सेगमेंट में नहीं देख पा रहे हैं, हम अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग विद स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी आपको याद होगा ओलंपिक्स जो हुई थी, पहली बार इंडिया की जो रैंकिंग है वो टॉप के 50 में आई। भले हमारे नंबर ऑफ मेडल्स काफी कम थे अभी भी, लेकिन प्रीवियस ओलंपिक्स के कंपैरिजन में हमने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ आप देखोगे डिजिटलाइजेशन जिस माध्यम से चल रहा है, तेजी से चल रहा है, हर एक चीजों में आज हम डिजिटल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटली पेमेंट्स कर रहे हैं, सब्जी वाला हो कि दूध वाला हो, हर एक इंसान के साथ हम गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कैश फ्री ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आया है। इंडिया ने इस जो डिजिटलाइजेशन की जो स्टांस रखी थी लगभग 3-4 साल पहले, काफी हद तक अभी हम डिजिटलाइज हो चुके हैं। तीसरी एक बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, वो है वैक्सीनेशंस को लेकर। आपको पता है कि आज इंडिया में लगभग 120 करोड़ वैक्सीन के डोसेस लग चुके हैं और रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50% जो एडल्ट पॉपुलेशन है इनके दोनों डोसेस हो चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत जैसे देश में, बिकॉज जहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है और कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है कि इसमें आपको वैक्सीनेशन की सक्सेस कराना एक बड़ा चैलेंज था। बट हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कुछ महीनों में ही हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही तेज हैं और हम काफी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो 8-9 महीनों में हमने ये 100 करोड़ डोसेस की वैक्सीन लगवा दी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दुनिया आज भारत को एक अलग अलग किस्म से, अलग तरीके से देख रहा है, अक्रॉस स्पोर्ट्स, अक्रॉस डिजिटल इंडिया, अक्रॉस वैक्सीनेशंस। ठीक है, तो ये इंडिया की जो बदलती हुई तस्वीर है। अब जो आगे की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सेंसेक्स देखोगे, और हमने यहाँ पे सेंसेक्स 10-10 साल की जर्नी आपको दिखाई है, 1980 से लेकर 2020 तक। तो सेंसेक्स का डेटा हमने इसलिए डाला बिकॉज लगभग 31 साल का हमारे पास डेटा है। हर 10 साल में आप देखोगे सेंसेक्स की जो जर्नी रही है वो काफी अच्छी रही है। 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू थी 129, 1990 में इसकी वैल्यू हो गई 780, यानी कि 6 गुना सेंसेक्स उस 10 साल में बढ़ा है। 1990 से लेके 2000 की जो दशक थी उसमें आप देखोगे तो 780 से लेके 5000 पे गए हम, लगभग 6.5 गुना सेंसेक्स ने बढ़ोतरी दिखाई है। 2000 से लेके 2010 5000 से 17.5 पे गए हम लोग, तो यहाँ पे भी 3.5 गुना पैसा बना है। 2010 से 2020 अगर आप मार्च के बजाय फरवरी का महीना देखते तो फरवरी 2020 में सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 40-41 हजार के आसपास थी। तो वहां पे भी हमने देखा 17.5 से लगभग 40 हजार, यानी कि वहां पे भी 2.5 गुना सेंसेक्स बढ़ा है। और पिछले 10-12 महीनों से हम जानते हैं कि किस तरीके से बाजार ने एक तेजी दिखाई है और हम काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक करके आगे निकल गए हैं। सवाल यह है कि अगले 8-9 सालों में यानी कि 2030 तक क्या हो सकता है। तो मैं आपको कोई नंबर नहीं बताऊंगा कि बाजार की वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन ये जो जर्नी है वो किस तरीके से हो सकती है उस पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि 10-10 साल की आप जो डेटा देख रहे हो, उन 10 सालों में बाजार ने हमेशा अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि उस 10 साल के अंदर ऐसे कुछ 1-2 साल 3 साल आए होंगे जब बाजार नीचे भी आया होगा या बाजार में कोई रिटर्न्स ही नहीं बने होंगे। तो ऐसे आगे भी चलेगा, 1-2 साल बाजार शायद कुछ रिटर्न ना दे या नीचे आए, लेकिन 10 साल की जो जर्नी है उसमें हमेशा बाजार अच्छा रिटर्न बना के देता है। हमें भी यही चीज हमारे क्लाइंट्स को बतानी है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो लंबे समय के हिसाब से आप आएंगे तो हमेशा पैसा बनता है। अब आगे किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ सकती है उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम सबने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है कि पिछले 1.5-2 महीनों में 2 बड़े फेस्टिवल्स हुए इंडिया में। ये बोला जा रहा है कि जो दिवाली अभी हुई थी ये सबसे बड़ा दिवाली था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और हमने सबने देखा होगा किस तरीके से लोगों ने वापस घूमना स्टार्ट कर दिया है, होटल्स वगैरह फुल चल रहे हैं, एयर पैसेंजर ट्रैफिक आप देखोगे एरोप्लेन्स फुल जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये क्लियर इंडिकेशन है कि धीरे धीरे इकोनॉमी नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। ये बड़ा साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, बिकॉज जब इकोनॉमी की एक्टिविटी होगी तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टॉक बाजार भी बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, वो है कि अगले 3 से 5 साल या 10 सालों में जो एक बड़ा बदलाव हम अनुमान लगा दें कि हो जाएगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अगर आप देखोगे जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हो या टेलीविजन हो या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इनमें से काफी प्रतिशत जो कंपोनेंट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं। और जब हम बाहर से माल लेकर आते हैं तो हमें डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट बिल हमारी बढ़ती है। पिछले साल आपको याद होगा जब कोरोना आया था, उस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने एक आत्मनिर्भर कैंपेन लॉन्च किया था। और इस आत्मनिर्भर कैंपेन में उन्होंने ये बताया था कि मेक इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में ही चीजों को बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाते हैं, बट इसकी प्रोडक्शन को आप बढ़ाइए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। इन्होंने 12 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें काफी लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि इन सेक्टर्स में जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की जो फैसिलिटी है वो भी बढ़ेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे आबादी इतनी है, एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। तीसरा, हम यहीं पे माल बनाएंगे और धीरे धीरे हम यहाँ से बाहर माल बेचना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में हम पैसे कमाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगले 3 से 5 साल में आप यहाँ पे एक बड़ा एक्टिविटी देख पाओगे, और इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा ग्लोबली। आपको एक और चीज याद होगा कि जब चाइना की आप इकोनॉमी देखोगे तो चाइना की इकोनॉमी में लगभग 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट्स का है। वो काफी चीज एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, और उन्होंने पिछले साल कोरोना को भी एक्सपोर्ट किया था सभी कंट्रीज में। तो धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज, काफी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम चाइना से अभी माल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना अगर माल सप्लाई नहीं कर पाएगा और हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट का, और यहाँ पे हम काफी अच्छे पॉजिटिव चीज ऑलरेडी देख रहे हैं। तो हमारा अनुमान है 5-7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत बड़ा एक एक्टिविटी इंडिया में होगा। इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा दुनिया में। और क्या क्या हो रहा है इंडिया में, इसको भी हम समझ लेते हैं। दूसरी जो अच्छी चीज चल रही है वो है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पैसा निवेश करने वाले हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा करके रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में पैसे लगाने वाले हैं। अब जब हम रोड बनाते हैं तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले स्टील की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, और चौथा है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की। तो आप सोचिए कि जैसी गवर्नमेंट ऑर्डर्स देंगे, यानी कि वो बोलेंगे कि हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो जो स्टील कंपनियां हैं, जो सीमेंट कंपनियां हैं, उनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मीट करने के लिए उनको भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो अब जब क्या होगा कि गवर्नमेंट एक तरफ जब रोड कंस्ट्रक्ट करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वहां पे, तो लोग पैसे कमाएंगे। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्टील सीमेंट वगैरह सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट को, वहां पे भी एक्सपेंशन दिखाई देगा। वो भी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे और उन फैक्ट्रीज में वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों जगह आप देखोगे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है पैसा कमाना, और पैसे कमाने का ये भी मतलब है कि वो पैसे खर्च करेंगे, है ना। तो जब पैसा खर्च होता है तो वो भी सामान, गुड्स, सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वापस डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो एक और ये पॉजिटिव चीज है। काफी सेक्टर्स में ये धीरे धीरे अभी प्राइवेट, हम इसको प्राइवेट कैपेक्स बोलते हैं, कैपेक्स वाली स्पेंडिंग धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो चुका है। और अगले 1-2 सालों में आप देखोगे काफी कंपनियां काफी बड़े तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इकोनॉमी को आगे ले जाएगा।
तीसरा एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है पिछले 2.5-3 सालों में, आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनके ऊपर मान लो कि जैसे शनि का प्रभाव था, तो शनि महाराज जो है वो 2.5 सालों के लिए वो घूमते रहते हैं एक एक राशि के ऊपर। तो मान के ऐसा है कि पिछले 2.5 साल में वो बैंक और फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर थे, अब वो धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं, है ना। तो शनि का प्रभाव निकल रहा है, यानी कि अच्छी चीज होने वाली है अभी। तो आपने देखा था कि 2.5-3 साल में जितने एनपीए क्राइसिस हुए हैं, बैंक्स के बैलेंस शीट्स को लेके काफी इश्यूज हुई थी, वो सब धीरे धीरे अभी कम होता आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि पिछले 2 सालों में काफी कंपनियों ने एक्सपैंड नहीं किया, बट उनके पास पैसे आए तो उन्होंने इन पैसों को इस्तेमाल करके अपने जो लोन्स थे उसको उन्होंने क्लियर ऑफ कर दिया। अब उनके लोन्स कम हो गए। अब जब ये कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होगा, यानी कि जब कंपनियां एक्सपैंड करना चाहेंगी, तो उस वक्त उनको पैसे लगेंगे, तो वो दोबारा से बैंक्स के पास जाएंगे फंड्स रेज करने के लिए। जब मैंने ऑलरेडी लोन क्लियर कर दिया है, मुझे लोन लेने में वापस दिक्कत नहीं होगी, तो उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो गया है, वो बैंक के पास जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे, लोन्स उठाएंगे। और ऑलरेडी आज इंडिया में आप देखोगे ब्याज का जो दर है वो बहुत कम है, तो सस्ते में लोन मिलेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये सब जो चीजें हो रही है बैंकिंग सेक्टर में, ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बैंकों का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। जो दिक्कतें उन्होंने पिछले 2-3 सालों में देखी, वहां पे बैंक्स अच्छा नहीं कर पाएंगे, एनबीएफसी अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन सुधर रहा है, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, और कैपेक्स साइकिल बढ़ेगा तो बैंक्स को भी फायदा होगा। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, और अगले कुछ सालों में और अच्छे से मजबूती से बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आपको और मेरे से जुड़ा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है समझ लेते हैं। इंडिया की जो आबादी है वो लगभग 130 करोड़ की है, और उस 130 करोड़ में से लगभग 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही यंग है, जिन्हें हम जनरेशन वाई और जनरेशन जेड बोलते हैं। तो ये 90 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है? अब आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम सबके घरों में एक लैंडलाइन का फोन हुआ करता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था, डब्बा होता था हमारे घरों में ना, लैंडलाइन फोन होती थी। आज आप देख लो, शायद किसी भी घर में आज लैंडलाइन फोन नहीं होंगे। आज सबके पास क्या है? स्मार्टफोन है। अब लैंडलाइन फोन जो हमारे पास था, हमने उसको शायद कभी बदला ही नहीं। बदला भी होगा तो 10 साल 20 साल में एक बार हमने चेंज किया होगा इंस्ट्रूमेंट को। पर आज मोबाइल फोन को देखिए हम क्या करते हैं, हर 1.5-2 साल में हम मोबाइल बदल देते हैं, और जब हम बदलते हैं हम महंगा वाला लेते हैं, है ना, सस्ता वाला नहीं लेते। अब कितने मोबाइल है घर पे आप देख लो, जितने मेंबर है उतने मोबाइल फोन है। घर पे 4 लोग हैं तो 4 फोन रहता है, और ये 4 फोन 1.5-2 साल में बदलने वाला है। ये आपकी और मेरी ताकत है, जिसके लिए बाहर से काफी लोग इंडिया में आके निवेश करना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस लगाना चाहते हैं, बिकॉज हमारी ताकत है कि 130 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 50% लोग भी चीजों को लेना स्टार्ट करेंगे तो आप अनुमान लगा लो कि इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो ये ताकत है यंग पॉपुलेशन। दूसरी तरफ आप मेरी और आपकी कंजम्पशन देखिए किस तरह चल रही है। आज से 10 साल पहले जोमैटो, स्विगी, अर्बन क्रैब, उबर, ओला, ये सब शायद हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन आज हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट्स कंजम्पशन नहीं करते, हम सर्विसेज का भी बड़ा कंजम्पशन करते हैं। तो ये सर्विसेज और जो प्रोडक्ट की जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारी ताकत है, अपनी जो आबादी है, यंग पॉपुलेशन जो है, इसके कारण कंजम्पशन तेजी से बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, तेजी से भागेगी। तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि अगले 5 साल 10 साल में क्या हो सकता है। हमने शुरुआत की थी, हमने ये बताया था कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एक्टिविटी सुधर रही है। दूसरा हमने बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाल रही है, प्राइवेट कंपनियां एक्सपेंशन करेगी, बैंक्स की पोजीशन अच्छी हो रही है, आपकी और मेरी कंजम्पशन की जो ताकत है, इसका पूरा अनुभव अगले 5 से 10 सालों में मिलने वाला है।
तो ऐसे काफी पॉइंट्स है जिसके कारण हमें लगता है कि इकोनॉमी अगले 5 साल 10 साल में काफी तेजी से जाएगी। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, कंपनियों को भी फायदा होगा, बिजनेसेस को फायदा होगा, बिजनेसेस को फायदा होगा तो शेयर बाजार भी ऊपर जाएगा। तो उसी पर मैं एक छोटा सा मुझे गूगल में बहुत अच्छी चीज आई मिली, तो मैंने सोचा कि इसको डाल देते हैं कि जो भारत हमने बताया कि बदल रहा है, तो नया भारत, मेरा भारत, मजबूत ये उभरेगा, 4 दिन का अंधेरा है, सवेरे सा ये चमकेगा। नया भारत, मेरा भारत, मन माहौल से साफ होगा, अपनाएंगे रतन देश के, दमदार और भी व्यापार होगा। ठीक है, तो ये आपको इकोनॉमी की थोड़ी मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दी थी। हमारे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छी तरीके से सही पोजीशन में है कि जहां से वो एक लंबा छलांग अभी लगा सकती है, और जो $3 ट्रिलियन के आसपास आज इकोनॉमी है, वो तेजी से 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अब अगर इकोनॉमी बढ़ने वाली है तो आपके और मेरे निवेशक इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए कि आपका कोई इन्वेस्टर है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में चला जाता है, बैंक में, और वहां जाके वो एफडी कर लेता है। अब एफडी पे उसको ब्याज कितना मिलता है? 5% का मिलता है। अब बैंक इन पैसों का क्या करेगी? इन पैसों को बैंक उठा के किसी बिजनेस को लेंड करेगी, लोन करके दे देगी, राइट? अब जब बैंक बिजनेस को लोन देगी तो वो कितने का लोन दे, कितने क्या ब्याज पे देगी? वो 8 से 9% का वो ब्याज लेगी। अब अगर उस बिजनेस को 9% बैंक को वापस देने हैं तो बिजनेस को कम से कम 12-15% कमाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, इन्वेस्टर के पैसे इनडायरेक्टली उस बिजनेस के पास गए जिस बिजनेस में 15% का रिटर्न बना, लेकिन इन्वेस्टर को कितने मिले? 5% मिले। और अगर हम इकोनॉमी पे भरोसा रखते हैं अगले 5-10 सालों की, तो ऐसे काफी बिजनेसेस होंगे जो 15-20% का रिटर्न बनाएंगे साल का। तो सवाल यही पूछना हमें इन्वेस्टर्स को कि आप उस 5% में संतुष्ट हो या उस 15% में भाग लेना चाहते हो? ठीक है, तो ये आपको कहानी बतानी है कि किस तरीके से वो उस 15-20% पे वो अपना पार्टिसिपेशन रख सकते हैं। अब जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो पैसा कहां बनेगा? पैसा तीनों सेगमेंट में बनेगा। लार्ज कैप में बनेगा, मिड कैप में भी बनेगा, स्मॉल कैप में भी बनेगा। अब लार्ज कैप क्या है? टॉप के 100 कंपनियां हैं। मिड कैप क्या है? 101 से लेके 250, यानी कि अगला 150 जो कंपनियां हैं वो मिड कैप, और 251 के आगे जितनी भी कंपनियां हैं उसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी, तेजी से जाएगा, लार्ज कैप भी अच्छा करेंगे, मिड कैप भी अच्छा करेंगे, स्मॉल कैप भी अच्छा करेंगे, तो तीनों जगह पैसे बनाएंगे। और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप तीनों में पैसे डाल दो। अब तीनों में पैसे डालने के लिए लार्ज कैप फंड में भी आप डाल सकते हो, मिड कैप फंड में डाल सकते हो, स्मॉल कैप फंड में भी डाल सकते हो। लेकिन जब हम इंडिविजुअली तीनों में डालते हैं तो एक दूसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है। वो क्या है? वो ये है कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, इनमें से कोई एक सेगमेंट अच्छा करता है। तो कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। दिक्कत क्या है कि जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो जो सेगमेंट अच्छा करता है उसके पीछे भागते हैं। तो अगर पिछले 6 महीनों में मिड कैप का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा होगा तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं हमको मिड कैप में पैसे लगा दो। कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे लगने के बाद अगले 6 महीने 1 साल मिड कैप अच्छा करेगा। हो सकता है अगले 6 महीने लार्ज कैप अच्छा करे। तो वो फिर क्या करते हैं? अच्छा, अभी मिड कैप में हमने डाला था, पैसे नहीं बने, लार्ज कैप ने अच्छा किया तो अभी लार्ज कैप में डाल देते। तो वो पैसा रोटेट करते हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, और जो निवेशक ऐसा करते हैं वो कभी पैसा नहीं बना पाते। तो मुझे पता नहीं कि कौन सा सेगमेंट अगले 6 महीने में 1 साल में अच्छा करेगा। मुझे ये पता है कि तीनों सेगमेंट बनेंगे, अच्छे पैसे बनेंगे 5 से 10 सालों में। तो आसान तरीका क्या है कि आप तीनों सेगमेंट में पैसे डाल दो। ठीक है, अब तीनों सेगमेंट का पैकेज करके आता है मल्टी कैप के माध्यम से। तो मल्टी कैप में आपके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तीनों सेगमेंट का आपके इन्वेस्टर को एक्सपोजर मिल जाता है।
चिंता करने की बात नहीं है कि अगले 6 महीने कौन अच्छा करेगा, मुझे देखना ही नहीं है। मुझे पैसे डाल देने मल्टी कैप में, तीनों में पैसा जाएगा, लंबे समय में तीनों में पैसे बनेंगे। मेरा काम एज ए निवेशक बन गया। तो इसलिए आप मल्टी कैप सजेस्ट करिए आपके निवेशक। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूं। हमने ये 17 साल का डेटा देखा है। अगर हम 1-1 लाख रुपए सेंसेक्स यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 1-1 लाख रुपए निवेश किए होते और 1 लाख हमने मल्टी कैप में डाला होता, तो 17 साल के बाद क्या होता? तो लार्ज कैप में 1 लाख की वैल्यू हो जाती 10,42,000, मिड कैप में 1 लाख की वैल्यू हो जाती 10,44,000, और स्मॉल कैप में लगभग उतना ही पैसा जितना मिड कैप जितना, 1,000 कम हो गया बस। लेकिन मल्टी कैप में देखिए 1 लाख का बन गया लगभग 11.76 लाख। तो सबसे बढ़िया रिटर्न मल्टी कैप में बना है। तो रिटर्न अगर आप सालाना कन्वर्ट करोगे तो लगभग 14.8% का रिटर्न साल का बना है मल्टी कैप। तो और मैंने यही बताया कि अगले 5 से 10 साल में भी आप देखोगे मल्टी कैप का परफॉर्मेंस बढ़िया रहने वाला है। लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि तीनों में पैसे डाल के इन्वेस्टर टिक नहीं पाते। अगर कोई इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं 15 साल तक तीनों में डाल के रुक जाऊंगा, तो उसको मल्टी कैप की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सामने से बताता हूं। लेकिन ज्यादा करके निवेशक आप देखोगे ये नहीं कर पाते। इसलिए पैकेज प्रोडक्ट देना बहुत आसान है जिसमें तीनों अवेलेबल, तो आपको भी टेंशन नहीं है, क्लाइंट को भी ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मल्टी कैप इसलिए बहुत अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब एक्सिस क्यों? एक्सिस की कुछ फिलोसफीज को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले काफी बार हम सुनते हैं कि इक्विटी में पैसा बनता है, ये हमने काफी बार सुना है, बिल्कुल बनता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इक्विटी में पैसा बनता है अगर आपने सही कंपनियों में निवेश की। अगर आपने गलत कंपनी में निवेश की तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये डेटा आपको वही बताता है कि जो बाजार में टॉप के 500 कंपनियां हैं, 10 साल पहले अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो 10 साल में 1 लाख की वैल्यू होती 2.6 लाख, यानी कि 2,60,000। ये साल का 10% का रिटर्न बना, काफी अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर मैंने उन 500 में से टॉप के 50 कंपनियों को ढूंढ लिए होते और उनमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो वो 1 लाख बन जाता लगभग 12 लाख रुपए, यानी कि 28% का रिटर्न साल का। और अगर मैंने बॉटम के 50 कंपनी उसमें निवेश किए होते 1 लाख रुपए, तो 1 लाख की वैल्यू हो जाती 3,700 रुपए, यानी कि 1 लाख को आपने घटा दिया, सिर्फ 4,000 रुपए बचे आपके पास 10 साल में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इक्विटी में निवेश करोगे तो किस तरीके के बिजनेस, किस तरीके के कंपनियों में आप निवेश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छी कंपनी ढूंढना ये एक बड़ा चैलेंज है, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको कर पाती है वही लोगों को या इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के देती। तो हमने यही पाया है कि जो हमारी फिलॉसफी है, हम हमेशा क्वालिटी कंपनियों में निवेश करते हैं। और क्वालिटी कंपनी का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनियां जो अगले 15-20 साल तक टिकेंगे, ऐसी कंपनियां जो मुनाफा बनाती है, प्रॉफिट्स बनाती है, जिनके पास कैश है, पैसा है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जो पैसे तो दिखाते हैं, बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता नहीं। जिन कंपनियों के पास पैसा होता है, कैश होता है, वो एक्सपैंड कर सकते हैं, वो इनोवेशन में पैसा लगा सकते हैं, नए ज्योग्राफीज में जा सकते हैं। बाकी कंपनी क्या करेगी? उधार लेगी। जब आप उधार लेते हो तो आपको लोन देना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है, इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज आपके मुनाफे को कम कर देता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है एक्सिस में कि हम टॉप की कंपनियों में निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। ये अच्छी कंपनियों का मतलब क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूं इस स्लाइड के माध्यम से। हम सब लोग क्रिकेट देखते होंगे। टेस्ट मैच अभी चल ही रहा था, आज ही खत्म हो गया, तो मैं टेस्ट मैच के साथ इसको जोड़ना चाहता हूं। टेस्ट मैच 5 दिन का मैच होता है, तो 5 दिन एक लंबा समय है। इन्वेस्टमेंट भी लंबा जर्नी होता है ना, वो भी लंबे समय के लिए हम बोलते हैं आपको करना चाहिए। अब जब आप टेस्ट मैच खेलते हो, खासकर इंडिया जैसे जगह पे खेलोगे, तो
चौथे दिन पांचवें दिन आप देखोगे जो पिच होता है उसमें काफी खड्डे पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, या कभी कभी बॉल जब टप्पा खाता है तो मिट्टी उड़ के आती है। अब ऐसे जो विकेट्स होते हैं यहाँ पे बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो कौन से बैट्समैन है जो ऐसे विकेटों पे टिक पाएंगे? जो एकदम टेक्निकली साउंड बैट्समैन, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन जो है, क्वालिटी जिनकी है, वही बैट्समैन यहाँ पे टिक पाएंगे। तो हमारी भी कोशिश जो होती है एक्सिस में कि हम अच्छे टॉप कंपनियों में निवेश करें, ताकि जब बाजार उतार चढ़ाव पे चलेगा या कंसोलिडेशन पे चलेगा, बाजार नीचे भी आएगा, बाजार की कंडीशन डिफिकल्ट हो जाएंगे उस बैटिंग विकेट की तरह, तब भी आप देखोगे हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बाजार टूटता है तो एक्सिस के स्कीम इतने नहीं टूटते, बट कभी कभार आपने देखा होगा टेस्ट मैच ऐसे भी विकेटों पे खेली जाती है जिसको हम पाटा बोलते हैं, यानी कि बॉल कुछ करता ही नहीं है वहां पे, आप और मैं भी बल्ला लेके जाएंगे तो 50 रन बना ही देंगे। तो ऐसे विकेटों में क्वालिटी की परख नहीं लगती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक सिंपल उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा विनोद कांबली एक क्रिकेटर था, वो 2 ही साल उसने टेस्ट मैच खेले, पर उसने 2 डबल सेंचुरीज बैक टू बैक बनाई इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज भी उसका रिकॉर्ड है, इंडिया का जो बैट्समैन है जो सबसे तेजी से उसने 1000 रन बनाए टेस्ट मैच में, आज भी उसका रिकॉर्ड है। लेकिन वो सिर्फ 2 साल टेस्ट मैच खेल पाया, उसके बाद वो चला गया, उसकी कैरियर खत्म हो गई। क्यों? बिकॉज जो वेस्ट इंडीज के बॉलर थे 6-6 फीट वाले, 7-7 फीट वाले, उन्होंने उसको बाउंस कर करके आउट कर दिया। तो लोगों को पता चला कि इसकी वीकनेस ये है कि वो शॉर्ट बॉल खेल नहीं पाता है, उसकी कैरियर खत्म हो गई। तो बाजार में भी ऐसे ही होता है, कुछ टाइम ऐसे बाजार आती है जो पिछले 10-12 महीनों में हमने देखा है कि सब कुछ तेजी से जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी की परख नहीं है, गधा भी घोड़ा बना हुआ है, हर एक स्टॉक 100-200% ऊपर गया है। तो यही पाया गया है कि अगर आप टेस्ट मैच देखोगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं टेस्ट मैच के, वो ऐसे प्लेयर है जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वरना काफी प्लेयर आते हैं 1-2 साल खेल के चले जाते हैं। तो बाजार में भी ऐसे ही होता है, जब आप क्वालिटी कंपनियों में निवेश करते हो, क्वालिटी बिजनेसेस में निवेश करते हो, ऐसे कंपनियां लंबे समय तक टिकी रहती है, और ऐसे कंपनियों में निवेश करके आप इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के देते हो लंबे समय। जो बीच बीच के ऐसे टाइम आते हैं, जैसे पिछले 12 महीने का समय आया जहां पे हर एक स्टॉक भागा है, वहां पे क्वालिटी की परख नहीं चलती, बट जब बाजार करेक्ट होगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। तो एक्सिस की जो फिलॉसफी है, हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम क्वालिटी के साइड में रहें। और आपने हमेशा देखा होगा कि 3-5 साल 10 सालों में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। 6 महीने एक साल में शायद जो मोमेंटम जैसा रैली आता है जैसे पिछले साल हुआ, हम शायद उतना बढ़िया नहीं कर पाते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम इन्वेस्टर को लंबे समय में एक अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस दें। तो मल्टी कैप में भी आपको यही फायदा मिलेगा कि आपको तीनों फंड्स, लार्ज मिड स्मॉल, तीनों में पैसे निवेश करके आपके क्लाइंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी है, जो मैंने आगे भी डिस्कस किया, लेकिन जो मैंने इकोनॉमी पे बात की उसी को जोड़ देते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, मल्टी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में पैसा निवेश किया जाएगा। सेबी का मैंडेट है कि आप तीनों में कम से कम 25% आपको डालना है। तो 100 रुपए में से 25 लार्ज कैप में जाएगा, कम से कम 25 मिड कैप में जाएगा, कम से कम 25 स्मॉल कैप में भी जाएगा। अब इसका फायदा क्या है आपके निवेशक के लिए, इन्वेस्टर के लिए? तो आप लार्ज कैप देखोगे तो जो कंपनियां हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर, वो ज्यादा करके बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी वाले कंपनियां हैं। और बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी ये क्या है? सब सर्विस वाले हैं, सर्विस सेक्टर वाले हैं। बट अगर आपको उस मेक इन इंडिया पे भरोसा है, अगले 5 साल पे इकोनॉमी तेजी पे जाएगा उस पे भरोसा है, आपकी और मेरी कैपेसिटी जो कंज्यूम करने की है उस पे भरोसा है, तो वो पैसे कहाँ बनाएंगे? मिड कैप और स्मॉल कैप में बनेंगे। बिकॉज आप और मैं जो कंज्यूम करेंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई देगा। फार्मा, ऑटो, केमिकल्स, टेक्सटाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। तो लार्ज कैप तो अच्छा करेंगे ही, बट अगले 5-10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल होगा, तो वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।
तो तीनों का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो मल्टी कैप के माध्यम से मिल रहा है। तो इसलिए अब जो एनएफओ चल रहा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप आपके इन्वेस्टर्स के पैसे इस एनएफओ में लेकर आइए। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सिस में पैसा क्यों लगना चाहिए। हमारे पास लार्ज कैप फंड अलग से है जो ब्लू चिप के नाम से है, एक मिड कैप का भी फंड है, एक स्मॉल कैप का भी फंड है। और ये तीनों फंड आप देखोगे, स्मॉल कैप को छोड़ के बाकी दोनों फंड 10 साल से ज्यादा समय से हमारे पास है। और इस डेटा पे आप ध्यान से समझिएगा इस डेटा को। ये डेटा जो ये बताता है कि हमारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ने 3 साल, 5 साल या 10 साल हमारी रैंकिंग देखिए, हम हमेशा टॉप 5 में रहे हैं, हमेशा। शायद ही कोई और एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो इस तरीके का डेटा आपको बता पाएंगे कि वो 3 साल हो या 5 साल हो या 7 साल हो, हमारी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एएमसीज आपको ऐसे मिलेंगे जिसके एक आधो कैटेगरी में पैसे बने होंगे और वो एक आधो पीरियड में बने होंगे। इतने लंबे समय में शायद ही किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्कीम आपको टॉप में दिखाई देगा, बट एक्सिस के स्कीम आपको दिखेंगे, तीनों सेक्टर में मिलेंगे आप। तो ये फायदा है कि हमारे फंड मैनेजर्स ने ये इसका प्रदर्शन करके दिखा दिया आपको कि हम लार्ज कैप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मिड कैप भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, स्मॉल कैप भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है, हम पिछले 15 दिनों से मैं भी पूरे देश भर में घूमता हूँ, घूम के आया हूँ, काफी इन्वेस्टर से बात की, काफी डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने बात की, और सबका एक ही बोलना है कि एक्सिस ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को। तो काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टर्स हमारे स्कीम के साथ, हमारे परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं। तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस मल्टी कैप में भी मिलेगा, बिकॉज तीनों को हमने अलग अलग मैनेज करके दिखा दिया, तो तीनों को साथ में भी हम अच्छा मैनेज करके दिखा देंगे। तो इसलिए आपके निवेशक के पैसे आप एक्सिस मल्टी कैप में लेकर आइएगा। एनएफओ का टाइम है 10 रुपए की एनएवी में आपको 1 यूनिट मिलेगा। 5 साल के समय के हिसाब से पैसों को लेकर आइए और आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टर्स नाराज नहीं होंगे, अच्छा पैसा बना के लेके जाएंगे। आखिर में प्रेजेंटेशन को एंड करने के पहले आपके और मेरे जो निवेशक हैं, इन सब के लाइफ में, जीवन में काफी आर्थिक लक्ष्य आते हैं, फिनेंशियल गोल्स आते हैं, पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, रिटायरमेंट, घूमने जाना, इन सब के लिए काफी पैसा लगता है। और जो पैसा लगता है, काफी बार सुन के लगता है ये तो नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक बॉलीवुड के मूवी से एक गाना निकाला है, आपको पता होगा, मूवी है अमर अकबर एंथनी। उसमें एक गाना है जो मैंने स्क्रीन पे डाला है। वो गाना इस तरीके से है कि अनहोनी को ओनी कर दे, ओनी को हन ओनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और उसी गाने में एक और लाइन आता है कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, यानी कि लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, लेकिन लार्ज और मिड से बेहतर है लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को डालने से आपके इन्वेस्टर को एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा और अगले 5 से 10 सालों में उनके काफी पैसे बनने की उम्मीद आप रख सकते हो इस फंड के माध्यम से। तो इस पर मैं अपना सेशन रोकना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। अगर कुछ सवाल है तो हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, एनएफओ ऑलरेडी खुल चुका है, 10 दिसंबर इसकी आखिरी डेट है। तो आज मंडे हो चुका है, तो फ्राइडे इसका लास्ट डेट है। फंड मैनेजर इसके अनुपम तिवारी जी, 15 साल से ज्यादा इनको भी तजुर्बा है, हमारे स्मॉल कैप को मैनेज करते हैं। हमारे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो बैफ के नाम से है, उसको भी वो मैनेज करते हैं। So thank you so much. Any questions? जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिहरन जी इस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं सभी पार्टनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने क्वेश्चंस हमें चैट के थ्रू भेजें, ताकि हम एक एक करके हरिहरन जी से आपके डाउट्स क्लियर करें। एक क्वेश्चन शायद आया है, न्यू एनएफओ सजेस्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। दर्शन जी बिल्कुल, और मैंने काफी पॉइंट्स आपको बताए कि इस फंड में क्यों डालना चाहिए। बिकॉज तीनों के आपको एक्सपोजर मिलेंगे, लार्ज, मिड, स्मॉल,
और जिस तरीके से इकोनॉमी अगले 5 से 10 सालों में चलेगी, तीनों जगह पैसे बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप आपके इन्वेस्टर को बेझिझक ये NFO सजेस्ट करिए और इतना ही ध्यान रखने बोलिए कि वो कम से कम 5 साल के हिसाब से इस फंड में आए, उससे कम समय के लिए ना आए। बिकॉज देखो, बाजार 6 महीने में क्या करेगा किसी को नहीं पता, 1 साल में क्या करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन 3 से 5 साल में बाजार अच्छे पोजीशन पे रहेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। डेटा यही हमेशा सजेस्ट करती है। संदीप जी का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, एक्सिस और HDFC मल्टी कैप में क्या फर्क है? देखो, मल्टी कैप फंड दोनों के सेम है। मैं अपने फिलॉसफी पे बात करूंगा। जो मैंने बात किया कि एक्सिस की जो फिलॉसफी है वो क्वालिटी बिजनेस पे निवेश करने की फिलॉसफी है। और आपने एक और चीज एक्सपीरियंस की, जो मैंने आपको डेटा बताया कि HDFC के पास भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड है। आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा कि किस फंड हाउस ने इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। और मैंने वो स्लाइड बताई थी, मैं दोबारा से वो स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में हमारी जो परफॉर्मेंस है, ऐसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता आपको HDFC दिखा पाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स की एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया, हम जहां पे भी ट्रैवल करके आए हैं, लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि आपकी जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट की, ये हमें समझ आता है, बहुत सिंपल है और इस पे हमको पूरा भरोसा है। तो यही देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर होता है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस, डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपीरियंस कैसा है उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि आपने अगर आपके एक्सेस के स्कीम्स आपके क्लाइंट को रिकमेंड किए होंगे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है आप खुद जानते हो, आपका भी एक्सपीरियंस कैसा है उस फंड्स के साथ आप जानते हो। तो इसलिए आप एक्सेस के हिसाब से देखिए कि एज ए क्वालिटी आप इन्वेस्टर्स को एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड फंड मैनेजर या फंड हाउस से आप वो पैसे या उनके निवेश करने वाले हो तो बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाकी देखो, फंड तो सेम है, 25-25-25 उनको भी डालना है, हमको भी डालना है, राइट? ओके, फ्लेक्सी कैप है तो व्हाई डू वी नीड मल्टी कैप? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, फ्लेक्सी कैप में क्या है, वहां पे भी लार्ज, मिड एंड स्मॉल 3 कैटेगरी वहां पे भी है। फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल में कितना डालना चाहते हैं। वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, रूल नहीं है कि आपको इतना डालना है। फंड मैनेजर के हिसाब से पैसा लार्ज, मिड, स्मॉल में जाएगा। और फ्लेक्सी कैप भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे समय के हिसाब से। बट एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो फ्लेक्सी कैप की आप कैटेगरी देखोगे तो जितने भी कंपनियां हैं या AMCs हैं जिनके फ्लेक्सी कैप है, 60-70% पैसा उसमें लार्ज कैप में लगा हुआ है, 15-20% मिड कैप में होगा और सबके मोस्टली सबके सिंगल डिजिट स्मॉल कैप में लगे हैं। तो वो लार्ज कैप बायस वाले फंड्स हैं। तो जो इन्वेस्टर उस लार्ज कैप बायस के साथ खुश है कि भाई तीनों का एक्सपोजर मिल रहा है लेकिन ज्यादा लार्ज कैप का है, मैं उससे संतुष्ट हूं, तो आप उसको फ्लेक्सी कैप दे दीजिए। बट अगर आपको 5 से 10 साल की जो कहानी मैंने आपको बताई उस पर भरोसा है, जहां पे मिड और स्मॉल अच्छा करेंगे, और हम सब जानते हैं कि लंबे समय में मिड और स्मॉल की परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है, तो ऐसे जो निवेशक होते हैं जो वो तैयार है मेंटली कि मैं 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, यानी कि 50% 100 रुपए में से कम मिड और स्मॉल में रहेंगे और उस कॉम्बिनेशन में से वो संतुष्ट है, या वो जोखिम या रिस्क लेना चाहते हैं लंबे समय के हिसाब से, तो उनके लिए मल्टी कैप सही प्रोडक्ट है। दोनों अच्छे फंड हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्लाइंट की नीड के हिसाब से आप दोनों को प्लेस करिए। ठीक है, तो मल्टी कैप इसलिए बिकॉज स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्या है कि 25-25-25 फिक्स्ड हमेशा रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को फंड मैनेजर पे भरोसा है, मैं दे देता हूँ, वो जैसे चलाते हैं चलाने दो, फ्लेक्सी कैप मेरे को दिक्कत नहीं है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे को अगर स्ट्रक्चर्ड मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता है कि पैसा कहाँ जाने वाला है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मल्टी कैप फिट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत सही डाला है कि बीटा हमारी हमेशा, हम लो बीटा स्टॉक्स ही चलाते हैं, लो बीटा पोर्टफोलियो चलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब मोमेंटम रैली आती है, बाजार तेजी से चढ़ता है, जैसे पिछले 10 महीनों में हुआ है, 1 साल में हुआ है, हम उतना तेजी से नहीं ऊपर जाते हैं। हमारा इंटेंशन बहुत साफ है कि हम कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं आपको परफॉर्मेंस।
ठीक है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। यस जी हरिहरन जी, एक हमारी टीम की तरफ से भी आपके लिए क्वेश्चन आया है, विच इज कि जैसे मल्टी कैप के अंदर एक फिक्स्ड एलोकेशन हमें पता है कि 25 25 25 का एलोकेशन रहेगा, और इंडिया में एक सर्टेन लेवल के बाद जो एयूएम होता है, स्पेशली इन द स्मॉल कैप सेगमेंट, उसमें बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रह जाती है और लिक्विडिटी रह जाती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द सेम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अगर आप 3 साल पहले देखते या 5 साल पहले देखते तो ये बड़ा चैलेंज था। इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे 251 के बाद जितने भी कंपनी उसको स्मॉल कैप हम बोलते हैं, तो ये 5000 कंपनी भारत में अवेलेबल है, तो उसमें से 250 आप निकाल दो, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 5000 कंपनी आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल कैप में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक तो आपने सही बताया कि लिक्विडिटी का बड़ा चैलेंज रहता है। जो आप देखोगे अभी एक नेक्स्ट जनरेशन वाले जो कंपनियां आ रही हैं, तो पहले क्या होता था, जो स्मॉल कंपनियां होती थी उसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा होती थी और वो कभी डाइल्यूट नहीं करते थे अपने होल्डिंग्स को। जो न्यू जनरेशन वाली कंपनियां आ रही हैं, आपने देखा कि वो काफी अर्ली स्टेज में ही अपना प्रमोटर के होल्डिंग्स वो डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं, और आपने देखा काफी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में आ भी गई हैं। जो कंपनियों को शायद हम आज से 5 साल पहले नहीं जानते थे, आज वो लिस्टेड स्पेस में आ गए। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, कि जो न्यू एज कंपनीज है, फिनटेक, डिजिटल बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप कंपनियां, इसमें प्रमोटर अपने स्टेक या इसको डाइल्यूट करने के लिए तैयार है, और जिसके कारण लिक्विडिटी थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। अब जब हम एक्सिस की बात करते हैं, 5200 कंपनी जो अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, उसमें से हम सिर्फ 250 कंपनियों में काम करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने आप को रिस्क मैनेजर भी बताते हैं, हम सिर्फ एसेट मैनेजर नहीं बोलते, हमको अपने आप को हम रिस्क मैनेजर बताते हैं। यानी कि अब 5200 कंपनी में से हमने सिर्फ 250 कंपनी आइडेंटिफाई की, यानी कि 5000 कंपनी को हमने फिल्टर आउट कर दिया। अब फिल्टर आउट करने के लिए आपके पास सिस्टम्स और प्रोसेसेस बहुत ही रोबस्ट होने चाहिए, तब जाके आप इतना बड़ा फिल्टर कर सकते हो। तो ये जो 250 कंपनी की हमने यूनिवर्स बना रखी है, इसमें हमने ये सब क्राइटेरिया चेक कर दिए है कि लिक्विडिटी है कि नहीं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मेरे पास 100 रुपए का वो कोई स्टॉक है, उसमें से अगर मैं 70-80 रुपए के स्टॉक्स को 20 दिन में भी निकाल पाऊं, तो हमारे हिसाब से उसकी लिक्विडिटी ठीक ठाक है। तो वो हमने फिल्टर लगा दी ऑलरेडी, उसके हिसाब से हमने स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करके रखे। तो लिक्विडिटी का हमको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिखता है हमारे पोर्टफोलियो के साथ। बट आपकी क्वेश्चन सही है कि स्मॉल कैप में बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा एक और ट्रेंड अभी दिखना स्टार्ट हुआ है कि पहले क्या होता था कि काफी एनालिस्ट्स भी स्मॉल कैप को इतना कवर नहीं करते थे, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि जब से ये स्टार्टअप की चीजें चलने लगी है, तो अभी काफी कंपनियों को एनालिस्ट भी आजकल कवर करना स्टार्ट किए, तो यूनिवर्स ऑफ कवरेज बढ़ना स्टार्ट हो गया है स्मॉल कैप स्पेस में। तो जितना यूनिवर्स बढ़ेगा, आप जितने कंपनियों और बिजनेसेस के बारे में जानोगे, आपको उतना अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। आज बिकॉज उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो लोग वहां पे जा ही नहीं पा रहे हैं, बट ऐसे काफी बेहतरीन कंपनियां हो सकती है जिनको शायद आज किसी ने रिसर्च ही नहीं किया है। तो ऐसे 50-100 कंपनी आसानी से आपको रिसर्च के माध्यम से मिल जाएगा कि विच आर कंपनीज वर्थ इन्वेस्टिंग। ओके, वेरी वेल आंसर्ड एंड थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स में तो इतना ही हरिहरन जी, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे सेशन में जुड़ पाए और आप अपनी नॉलेज हमारे सभी पार्टनर्स के साथ शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सभी का धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। सेशन में जुड़ने के लिए सभी पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।